अस्सलाम बेटा। मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है फेब मार्च 2023 का पेपर 42। अच्छा, इसके बाद मैं फिर बेटा एक और भी पेपर डिस्कस करूंगा, लेकिन लेट्स सी के इस पेपर में हो क्या रहा है। पहले तो हम जरा इस पेपर को देखते हैं। पर्सनली मुझे इस पेपर में बेटा कोई भी सवाल ऐसा ट्रिकी नजर नहीं आया। एक है, वो लास्ट क्वेश्चन है, वो भी अब मैं आप लोगों को करा भी दूंगा। एक एक करके जरा हम देखते हैं। अब गाइस जरा सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? अ क्रेट ऑफ मास 200 kg इज बीइंग पुल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अच्छा बेटा, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे पुल कर रहे हैं आप किसी 200 किलो के मास को। चलो, by a horizontal rope attached to a winch. The winch is working at a constant rate of 4.5 kilowatt, and there is a constant resistance to motion to the crate of 600 Newton. Find the time taken for the crate to move a distance of 15 मीटर। सबसे पहली बात बेटा, अगर हॉरिजॉन्टली कोई ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हो, सही है, तो बेटा हॉरिजॉन्टली आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अरे भाई, रिजल्टेंट फोर्स होता है एम ए, सही है। तो बेटा आपको पता है एम ए, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो बेटा एक्सलेशन तो हो गई क्या हमारी? जीरो हो गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, सही है मेरा बच्चा, एट अ कांस्टेंट स्पीड ये लिखा होता। अच्छा, अब बेटा ड्राइविंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ड्राइविंग फोर्स का फॉर्म, यानी कि ड्राइविंग फोर्स की जगह मैं आप लोगों के आगे आगे ये लिख सकता हूँ, पी पी अपॉन वी माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या यार, 600 है। अच्छा, एक काम करते हैं बेटा, मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन वी इज इक्वल टू 600। एक बात बताएं बेटा, वेलोसिटी पावर तो है हमारी 4.5 किलो। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 15 अपॉन टाइम इज इक्वल टू 600। तो मेरा बच्चा, मैं ये बात कह सकता हूँ 15 अपॉन टी इज इक्वल टू 4.5 किलो वॉट डिवाइड बाई 600। तो बेटा आपके पास बड़े आराम से टाइम आ जाएगा, विच इज वॉट, 2 सेकेंड। ये इतने आराम से आपको दो नंबर दे दिए। अगला पार्ट क्या है? द रोप ब्रेक्स आफ्टर द क्रेट हैज मूव 15 मीटर। बेटा जिस भी रोप से आप खींचे थे वो रोप टूट गई, सही है। अब फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर द रोप ब्रेक्स फॉर द क्रेट टू कम टू रेस्ट। अब बेटा बात पता है क्या है? हमें ये देखना होगा कि यार इस दौरान इसकी वेलोसिटी क्या थी, सही है। तो अब मैं अगर इसकी बात करूं बेटा, रोप ब्रेक हो गई, तो इसकी बेटा ये क्या आ रही है? जीरो। ड्राइविंग फोर्स ही जीरो हो गई। एम ए 200 ए माइनस दिस, तो बेटा आपके पास डीसेलेरेशन क्या आ रही है? -3 आ रही है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी बेटा 7.5 आ जाएगी, सही है। अब ये मैंने बेटा, आप बच्चे पूछते हैं कि सर ये आपने 7.5 कैसे निकाल ली? v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है ना। अरे भाई मेरी एक बात सुनो, इसने 15 मीटर ट्रैवल करा है, सही है बेटा, इसने 15 मीटर ट्रैवल करा है ना। तो v और कांस्टेंट वेलोसिटी बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा था 15, 2 सेकंड में करा था, तो इसकी उस वक्त वेलोसिटी क्या थी गाइस? 7.5 थी। तो अब क्या हो रहा है, जरा इस चीज को आप लोग समझो। आप लोग कह दोगे कि यार सर v इज इक्वल टू यू प्लस 80, रोप टूटने के बाद जो डीसेलेरेशन थी दैट वाज -3, फाइनली रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो u प्लस 80, तो टाइम यानी कि कितने सेकंड में जाके रुक गया? 2.5 सेकंड में फिर रुक गया। तो टोटल इसने कितनी देर मूव करा? 2 सेकंड पहले और 2.5 सेकंड बाद में, विच इज टोटल टाइम 4.5। लेकिन वो अभी इन्होंने मांगा नहीं है, इन्होंने सिर्फ ये मांगा कि यार रोप को कितनी देर में, ये क्रेट को रेस्ट में आने में टाइम लगेगा रोप टूटने के बाद। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? A particle P is projected vertically upward from horizontal ground with speed 15 meter per second. Find the speed of P when it is 10 meter above the ground. अब इसकी स्पीड निकालो जब ये 10 मीटर above the ground हो। तो आप लोग कहोगे यार, अगर मैंने किसी पार्टिकल को बेटा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा है 15 मीटर पर सेकंड से, पार्टिकल जाएगा यार ऊपर। ये लोग क्या कह रहे हैं कि जब इसका डिस्टेंस हो जाए 10 मीटर, तो उस वक्त इसकी स्पीड निकालो। तो आप लोग कहोगे यार ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो एक्सलेशन -10 है, तो आपने बड़े आराम से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब बेटा ये ऊपर फेंका था, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी यार? सॉरी, v तो हमें चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 15 का स्क्वायर। a क्या है? -10। और बेटा कितने डिस्टेंस बाद? 10 मीटर बाद।
तो वेलोसिटी आ गई बेटा 5, बड़े आराम से। फिर इन्होंने क्या कह दिया, एट द सेम इंस्टेंट P is projected, a second particle Q is dropped from a height of 18 meter above the ground in the same vertical line. अब यार एक 18 मीटर की हाइट पे, 18 मीटर की हाइट पे Q है जिसको ड्रॉप करा है, सही है। ये लोग क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द टू पार्टिकल्स कोलाइड। अरे यार अगर फर्ज करो हम दो पार्टिकल्स के कोलिजन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पे जाके दोनों ने कोलाइड करा, सही है, ये रहा P, ये रहा Q। Q की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यार, 0 थी, एंड दिस पार्टिकल इज गोइंग टू एक्सीलरेट विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर फर्ज करो अबव द ग्राउंड पूछा है ना, अगर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है x, तो इसने कितना ट्रेवल करा है, 18 माइनस एक्स। सही है मेरा बच्चा। तो मैं एक बात कह सकता हूं, एस क्यू विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है मेरा बच्चा। इसका डिस्टेंस है 18 माइनस एक्स हाफ 10 टी स्क्वायर। तो बेटा 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये आ गया बेटा क्यू का। अच्छा, जहां तक बेटा पी की बात है, पी तो बेटा एस पी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यार इसका डिस्टेंस अगर एक्स है तो हो जाएगा 15t माइनस 5t स्क्वायर। बेटा एक्स आ गया आपके पास। ठीक है मेरा बच्चा। अब मैंने अगर यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, 18 माइनस 15t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जन्नत जन्नत। बेटा 15t विल बी इक्वल टू 18, तो बेटा टाइम क्या आ जाएगा, 18/15। जैसे ही बेटा आपके पास टाइम आ गया 1.2 सेकेंड, तो आप बेटा हाइट भी निकाल सकते हैं एक्स की, तो वो क्या आ रही है बेटा 10.8। आप लोग देखो कितने आराम से हमने ये 3 नंबर भी स्कोर कर लिए। ठीक है मेरा बच्चा, किसी भी बच्चे को कोई भी इशू यहां तक आई एम श्योर नहीं होगा। ठीक है। अब इन्होंने अगले एक और सवाल में क्या कह दिए, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ओ। पार्टिकल बेटा मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में और फ्रॉम ओ मूव कर रहा है। Okay, the acceleration of the particle at t second after leaving O is this। acceleration का आपको expression दे दिया है। Find the speed of the particle when t is equal to 9। speed निकालो जब टाइम हमारा 9 हो। अब बेटा बात पता है क्या है, आपके पास acceleration का expression है, बेटा अगर मैं एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करूं तो वेलोसिटी आता है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 4 √t डॉट डी टी। सही है, तो बेटा इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 4t की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस सी। सही है मेरा बच्चा। अब यहां पे आप लोग क्या कर देंगे, v इज इक्वल टू 8/3 t√t प्लस सी। ठीक है बेटा। अब यहां पे जैसे ही आपने ये काम कर दिया, आपको पता है यार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ओ, यानी कि इसने स्टार्ट ही कहां से करा था बेटा, रेस्ट से करा था, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 थी जब टाइम भी 0 था। 8/3 0 इंटू √0 प्लस सी, तो बेटा सी भी क्या आ गया, 0। तो मेरे पास जो बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन आई है वो क्या आ गई है, 8/3 t√t। अब इन्होंने कहा यार स्पीड निकालो इसकी, तो आप कह दोगे बेटा 8/3 इंटू 3, सॉरी 9 इंटू √9। तो बेटा ये दोनों जन्नत में गए, 8 3 समथिंग 24 इंटू 3। तो बेटा v क्या आ रहा है, 72 मीटर पर सेकेंड। 2 नंबर और दे दिया आपको बड़े आराम से इन्होंने, कोई परेशानी करी नहीं ना। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द टाइम आफ्टर लीविंग हो एट विच द स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर न्यूमेरिकली इक्वल। स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली। तो बेटा आप पहले तो कहोगे यार देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम इंटीग्रेट करेंगे। मैंने इसको इंटीग्रेट करा तो मुझे पता है जब टाइम 0 है एस भी क्या होगा, 0, इसलिए सी भी 0, जैसे यहाँ पे मैंने करा है ना बेटा, एट t0 v स्ट्रेस से स्टार्ट हुआ था, देयरफॉर यहाँ पे सी भी 0 था। यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे बेटा, एट t इज इक्वल टू 0
S was 0, therefore C भी 0 है। सही है। अब बेटा जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का भी एक्सप्रेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया, न्यूमेरिकली इन्होंने कहा वेलोसिटी के बराबर है, तो बेटा 16/15 टी की पावर 5/2 इज इक्वल टू 8/3 टी की पावर 3/2। बेटा अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे बड़े आराम से, ये दोनों तो हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई सीधा सीधा 5, ये हो जाएगा 2, तो बेटा ये हो जाएगा 2 टी इज इक्वल टू 5। सही, क्योंकि देखो ना बेटा ये 1 बचेगा दोनों को कैंसिल करके, तो टी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5/2। तो हमें पता चल गया यार, जब टाइम 2.5 सेकेंड होगा तो न्यूमेरिकली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है मेरा बच्चा। फिर उसके बाद इन्होंने अब क्या कह दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में लोग कह रहे हैं कि अ टॉय रेलवे लोकोमोटिव of mass 0.8 kg is towing a truck of mass 0.4 kg on a straight horizontal track at a constant speed of 2 meter per second. There is a constant resistance force of magnitude 0.2 Newton on the locomotive, but no resistance force on the truck. ठीक है, there is a light rigid horizontal coupling connecting the locomotive and the truck. स्टेट द टेंशन इन द कपलिंग। अब बेटा ये जरा सिचुएशन को थोड़ा सा हमें समझना होगा। देखो अंग्रेजी है, थोड़ा सुकून से देखते हैं। बेटा अ टॉय रेलवे लोकोमोटिव ऑफ मास 0.8 kg इज टोइंग अ ट्रक ऑफ 0.4। बेटा ये लोकोमोटिव है, ये ट्रक है, ठीक है। इसका मास है 0.8 kg, इसका मास है 0.4 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2। भाई हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, कांस्टेंट स्पीड है 2 की। अब यार अगर कांस्टेंट स्पीड है इसका मतलब क्या है, कोई रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं है आगे। there is a constant resistance force of magnitude 0.2 Newton on the locomotive, 0.2 फ्रिक्शन है इसकी on the locomotive, but no resistance force on the truck। बेटा ट्रक पे resistance force 0 न्यूटन है। there is a light rigid horizontal coupling network the locomotive and the truck। अब बेटा ये कपलिंग है, अगर मैं देखूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक देखूं टेंशन इस तरफ होगी। अब अगर मैं बेटा इसको देखूं आराम से बैठ के, तो बेटा हमें पता है ट्रक जब जा रहा होगा आगे जाएगा विद सम रिजल्टेंट फोर्स, और वो क्या होगी यार, टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। अब मसला ये है कि बेटा रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, टेंशन अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है, भाई फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारी 0 है यहाँ पे, तो बेटा टेंशन ही हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा अगर मैं बेटा लोकोमोटिव के हिसाब से बात करूं, लोकोमोटिव आगे जा रहा होगा विद सम रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, इसकी एक होगी ड्राइविंग फोर्स, और इस तरफ क्या है बेटा, टेंशन होगी, माइनस टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तो बेटा ये भी 0 है। ड्राइविंग फोर्स हमें इसकी नहीं पता, टेंशन 0 है, माइनस 0.2 न्यूटन, तो बेटा ड्राइविंग फोर्स इसकी क्या हो जाएगी, 0.2 न्यूटन हो जाएगी लोकोमोटिव की। सही है, तो यहां पे आपने कह दिया भाई टेंशन तो है 0। अगला पार्ट क्या है, फाइंड द पावर प्रोड्यूस बाय द लोकोमोटिव्स इंजन। बेटा इंजन की अगर आपको पावर चाहिए, इंजन की पावर ना, तो आप लोग क्या कहोगे यार, कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सीलरेशन 0, तो रिजल्टेंट फोर्स भी 0, तो बेटा पावर अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेटा वेलोसिटी आपकी कितनी है, 2 है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या थी, 0.2 थी, तो बेटा पावर बाय द लोकोमोटिव क्या आ गई, 0.4 वॉट्स आ गई, 0.4 वॉट्स। ठीक है बेटा। अगला पार्ट क्या है, जरा अब हम इसको देखते हैं बेटा। द पावर प्रोड्यूस बाय द लोकोमोटिव इंजन इज नाउ चेंज टू 1.2 वॉट। यार अब अगर फर्ज करो मैंने पावर बढ़ा दी, जब पावर बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन का तो सिचुएशन वही है हमारी सेम।
Find the magnitude of tension in the coupling at the instant that the locomotive begins to accelerate. अब भाई जब लोकोमोटिव एक्सीलरेट होना शुरू हुआ, सबसे पहले मैं देखूंगा बेटा हमारे ट्रक को, ट्रक कैसे मूव कर रहा है भाई, रिजल्टेंट फोर्स टेंशन माइनस फ्रिक्शन फोर्स, सही है भाई, इसका मास है 0.4 है, टेंशन माइनस फ्रिक्शन तो इसकी जीरो ही थी, हमें पता है, सही है, तो बेटा टेंशन आ गई 0.4 ए के बराबर। फिर हम लोग बात करते हैं लोकोमोटिव की, वो क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स माइनस टेंशन, सही है। तो अब आप लोग क्या करेंगे यार, मास है भाई लोकोमोटिव का 0.8 है, ड्राइविंग फोर्स क्या होती है बेटा, पावर अपॉन वेलोसिटी, माइनस फ्रिक्शन फोर्स 0.2 थी माइनस टी। तो बेटा ये जब दो इक्वेशंस आ गई, सही है, वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, टेंशन एंड एक्सीलरेशन। दे वर जस्ट आस्किंग अस टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन, सही है। अब बेटा ये हमारा जो बेसिकली पेपर है फेब मार्च 2023 पेपर 42 है, तो इसके अंदर हमारा फिर ये आपने देख लिया, बड़ा सिंपल सा सवाल था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखते हैं। अच्छा ये देखने में बच्चों को बदसूरत लगा था, बट ट्रस्ट मी मैंने से बहुत आसान सवाल था ये। द डायग्राम शोज अ ब्लॉक डी ऑफ मास 100 kg सस्पेंडेड बाय टू स्लोपिंग स्टड्स एडी एंड बीडी, ठीक है भाई, each attached at an angle of 45 degree to fixed points A and B respectively on a horizontal floor, ठीक है भाई। The block is also held at place in a vertical rope CD, vertical rope ने भी बेटा इसको होल्ड करा हुआ है, to a fixed point C on the horizontal ceiling। बेटा ये जमीन से है तारे, ये ऊपर है, छत की तरफ है। The tension in the rope CD is 500 न्यूटन, बता दिए भाई, एंड द ब्लॉक रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, यार ब्लॉक इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, सही है। तो हम लोग एक बात कहेंगे कि देखो भाई, पहली बात तो ये कि इसका जो मास है वो है 100 kg, विच मीन्स कि इसका वेट क्या हो जाएगा बेटा, 1000 न्यूटन, ठीक है, लेकिन इसको ऊपर से तो हमने खाली 500 से खींचा है। अच्छा अब एक बात जरा मेरी थोड़ी सी सुकून से समझना, इन्होंने मांगा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ईच ऑफ द स्ट्रट्स एडी एंड बीडी। अब बेटा एडी और बीडी के अंदर आपने फोर्स निकाल लिया, मैंने इसको T1 कह दिया, तो इसका एक, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी देखूं, टेंशन इस तरफ होगी, तो ऊपर की तरफ मैं खींच रहा हूँ T sin 45 से, और लेफ्ट पे खींच रहा हूँ T1 cos 45 से। इस वाले की अगर मैं बात करूं, इसको मैंने T2 को देखा, T2 बोल दिया, एंड पॉइंट ए पे मैंने फोर्सेस देखी, तो अपवर्ड जा रहा है बेटा किससे, T2 sin 45, नीचे क्या है T2 cos 45। अब बेटा एक बात सुने, इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या कह देंगे कि यार राइट विल बी इक्वल टू लेफ्ट। राइट पे क्या फोर्स लग रही है मेरा बच्चा, राइट पे फोर्स लग रही है T2 cos 45, और लेफ्ट पे क्या लग रही है T1 cos 45। अरे इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि T2 और T1 दोनों के दोनों बराबर है। अब जैसे हमें ये बात पता चल गई यार T2 और T1 बराबर है, अब मैं देखूंगा अप डाउन का हिसाब किताब। यार देखो ऊपर की तरफ क्या क्या फोर्स लग रही है, एक लग रही है T2 sin 45 प्लस T1 sin 45 प्लस 500, और बेटा नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रही है, डायरेक्ट वेट विच इज 1000 न्यूटन। तो बेटा T1 और T2 तो हमारा क्या है, बराबर है, तो मैं इसको T कह देता हूँ, T का नाम दे देता हूँ। तो बेटा 2T sin 45 इज इक्वल टू 500, बेटा 1000 माइनस 500 इज 500, तो मेरा बच्चा T sin 45 इज इक्वल टू 250। तो बेटा T आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बच्चा, 250 इंटू √2, तो बेटा T आ रहा है आपके पास 250 √2, खत्म, विच इज 354, ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं होगा सर, इट कैन बी सिंपली सॉल्व थ्रू साइन रूल। नहीं बेटा उमर, कंपोनेंट्स ब्रेक किया करो। अब एक और बात, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F न्यूटन इज अप्लाइड, अब इन्होंने कह दिया हमने F न्यूटन की फोर्स लगाई है,
टू द ब्लॉक इन द डायरेक्शन पैरेलल टू AB। AB है ना, तो बेटा इस तरफ आपने फोर्स लगाई है, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, जरा थोड़ा सा हमें अब उसको देखना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ F फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द स्ट्रट AD इज 0। अब बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं कि AD के अंदर हमारी फोर्स 0 हो जाए। अब यार अगर मैं कह रहा हूं कि AD के अंदर फोर्स 0 हो गई, तो इस तरफ जो है बेटा T1 cos 45 है। अब अगर मैंने इस पे बेटा फोर्स 0 करनी है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 करना होगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 कैसे हो जाएगा, जब F1 या ये फोर्स डायरेक्टली T1 cos 45 के बराबर हो जाए। तो आपने क्या कह दिया बेटा, F इज इक्वल टू T cos 45। फिर उसके बाद राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, यानी कि बेटा इसकी अपवर्ड भी अब कोई फोर्स नहीं रहेगी। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि भाई डाउनवर्ड तो इसका 1000 किलो है, 1000 न्यूटन है। तो अपवर्ड क्या क्या हो गया बेटा, 500 प्लस टी साइन 45 इज इक्वल टू 1000। तो बेटा टी साइन 45 विल बी इक्वल टू 500। तो बेटा टी विल बी इक्वल टू व्हाट, 500√2। सही है। तो बेटा आपके पास यहाँ पे जो टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, 500√2। और एफ को हमने किसके बराबर कहा था बेटा, टी कॉस 45 के बराबर कहा था। तो बेटा ये हो जाएगा 500√2 इंटू कॉस 45। बेटा कॉस 45 गाइस क्या होता है, 1/√2 होता है। जन्नत जन्नत। तो बेटा हमें यहाँ पे कितनी फोर्स लगानी पड़ जाएगी, 500 न्यूटन। अब बेटा जरा क्वेश्चन 6 देखते हैं हम लोग, 6 में क्या हो रहा है। A block B of mass 2 kg lies on a rough inclined plane sloping at 30 degree to the horizontal। सही है। अब बेटा क्या होगा, a light rope is inclined at an angle of 20 degree above the line of greatest slope is attached to B। ठीक है भाई। अब देखो बात ये कि इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री है, तो बेटा इसका एक वेट आ जाएगा 20। इस तरफ क्या आएगा, स्लाइडिंग फोर्स 20 साइन 30। नीचे की तरफ फोर्स क्या आएगी, 20 कॉस 30। ठीक है मेरा बच्चा। अब आप लोग क्या हरकत कर रहे हैं, आपने इस टी के भी बेटा कंपोनेंट बना दिए। एक अपवर्ड है टी साइन 20 और एक अपवर्ड है टी कॉस 20। सही है। अब बेटा इन्होंने यहाँ पे बातें क्या करी हैं, तो आपने बेटा फौरन से क्या हरकत करनी है, आपने कंपोनेंट्स बना दिए भाई, सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब ये क्या कह रहे हैं, द टेंशन इन द रोप इज T न्यूटन, देयर इज अ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ऑफ F एक्टिंग ऑन B। अब यार मुझे ये नहीं पता कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स F है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड, नहीं बता दिया इन्होंने, कह दिया भाई F इज डाउनवर्ड। तो दिस मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड है, स्लाइडिंग फोर्स भी डाउनवर्ड है, और अपवर्ड फोर्स क्या है, T cos 20 है। अच्छा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन B एंड द प्लेन इज म्यू। ठीक है भाई। गिवन दैट F इज 5, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन हो गई है, एंड द एक्सलेशन ऑफ B अप द प्लेन इज 1.2। अब द प्लेन ये जा रहा है 1.2 से। तो एक बात सुनो, अगर ये अप द प्लेन जा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स से जाएगा अप द प्लेन। अच्छा, ऊपर की तरफ इसे क्या चीज खींच रही है, T cos 20। नीचे की तरफ क्या चीज है, स्लाइडिंग फोर्स, और क्या है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब बेटा इसका मास क्या है, 2 है, तो ये हो गया 2a T cos 20 माइनस स्लाइडिंग फोर्स क्या है बेटा, 20 साइन 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इन्होंने कह दिया F जब 5 है। सही है। अच्छा बेटा एक्सीलरेशन इन्होंने क्या कह दिया, 1.2 ना, 2 इंटू 1.2 इज इक्वल टू T cos 20 माइनस 10 माइनस 5। सही है। तो बेटा ये क्या हो गया, T cos 20 इज इक्वल टू -10 -5, बेटा 15 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, प्लस 2.4। तो बेटा T विल बी इक्वल टू 17.4 अपॉन cos 20, जो कि आ गया आपके बेटा 18.5 न्यूटन। बड़े आराम से आ गया। फिर इन्होंने कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। अरे यार फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू आर। फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू आर। अब बेटा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स 5 है,
सही है। 5 म्यू की जगह आपने क्या लिख दिया यार, अननोन। आर की जगह आप क्या लिखेंगे, 20 cos 30 माइनस टी साइन 20। अब बेटा टी क्या निकला था हमारा, 18.5 निकला था। तो बेटा आराम से आपके पास म्यू भी निकल आया। देखिए आप ये देखो कितने आराम से ये 3 नंबर भी मिल गए। अब इसका एक और पार्ट देखते हैं हम लोग। इट इज इंस्टेंट गिवन दैट म्यू इज इक्वल टू 0.8 एंड टेंशन इज इक्वल टू 15। अब बता दिए कि यार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है और टेंशन 15 है। डिटरमिन वेदर बी विल मूव अप द प्लेन और डाउन द प्लेन। देखो बेटा अब हमें ये नहीं पता कि ये अप द प्लेन जाना है या डाउन द प्लेन। देखो बात ये कि अगर ये अप द प्लेन जा रहा होगा तो फ्रिक्शन होगी डाउन लगेगी, अगर ये डाउन द प्लेन जा रहा होगा तो फ्रिक्शन अप द प्लेन लगेगी। लेकिन अभी तो इन्होंने पूछा है कि भाई कहाँ पे जा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है बेटा, म्यू आर। म्यू इन्होंने बता दिया है। आर क्या था, 20 cos 30 माइनस टी साइन 20। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स क्या आ रही है, 9.75। सही है। अब एक बात जरा सोचे, बेटा फ्रिक्शन फोर्स है 9.75, ऊपर कितने से खींच रहा हूँ, t cos 20। टी क्या है, 15 है। अब एक बात बताओ बेटा, 15 cos 20 बड़ा होता है या 20 sin 30 बड़ा होता है। जरा हमें अब ये चेक करना होगा। बेटा कोई मुझे हेल्प कर सकता है, बता सकता है कि 15 cos 20 बड़ा है या 20 sin 30। 20 sin 30 तो चलो 10 है। बेटा 15 cos 20 कोई निकाल के दे सकता है मुझे, 14। तो इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स ज्यादा है। तो अब बेटा अब हमारी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वो नीचे की ही तरफ रहेगी। अब इन्होंने क्या बोला था भाई, डिटरमिन वेदर बी विल मूव अप द प्लेन। अब ये डिटरमिन करो अप द प्लेन जा भी रहा है कि नहीं। अब बात क्या है कि भाई ये है हमारे पास 14, ये है 10, और फ्रिक्शन हमारी कितनी निकली थी, 9.75। तो ऑब्वियसली बेटा ये अप द प्लेन नहीं जाएगा, अभी भी स्टेशनरी रहेगा। तो ये आपने निकाल के वैल्यूज को इवेल्युएट करना है कि भाई देखो, सिंस फ्रिक्शनल फोर्स 9.75 इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स 4.0, therefore the box does not move up the plane। अभी भी अप द प्लेन नहीं मूव होगा। इस तरह से आपने रीजनिंग दे दी, कोई मसला नहीं है बेटा। यहां तक ये सवाल भी सिंपल था। हाँ मेरे इंटरेस्ट का अब सवाल आया, ये सवाल जेन्युइनली अच्छा है। आई डोंट नो आई डिस्कस्ड इट विद मंच और नॉट, बट दिस इज अ प्रिटी गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। The diagram shows a smooth track which lies in a vertical plane। भाई डायग्राम में एक स्मूथ ट्रैक है, स्मूथ है तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स 0 है। द सेक्शन ए बी इज अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 1.8। बेटा सेक्शन ए बी क्वार्टर सर्कल है, रेडियस कितना है, 1.8। चलो भाई सेंटर हो। द सेक्शन बी सी इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 7। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है हमें। एंड ओ बी is perpendicular to BC। ठीक है यार। द सेक्शन CFE इज अ स्ट्रेट लाइन। बेटा ये CFE है, सही है, एट एन एंगल ऑफ थीटा above the horizontal। ठीक है। A particle P of mass 0.5 kg is released from rest at A। बेटा यहां से आपने रिलीज करा यानी कि रेस्ट से रिलीज करा है, 0 है। मास 0.kg is released from rest at a particle P। एक सेकेंड, पार्टिकल पी ऑफ मास रेस्ट एट ए, पार्टिकल पी कोलाइड्स विद पार्टिकल सी क्यू ऑफ मास 0 पॉइंट। अच्छा बेटा यहाँ पे क्यू पड़ा हुआ था, पी आके इससे टक्कर खा गया, सही है। तो एक बात बताओ, ये स्मूथ है तो बेटा जितनी इसने पोटेंशियल यहां से यहां आने में लूज करी होगी उतनी काइनेटिक गेन करी होगी, सही है। बेटा एफ ये रहा, सी एफ ई, सही है सुनहरा। अब बातें जरा सुनते हैं बेटा हम लोग सुकून से। जाके भाई पी यहाँ पे क्यू से टकरा है, क्यू रेस्ट पे पड़ा होता। अब मुझे तो पहले देखना होगा किस स्पीड से टकराया है, सही है। पार्टिकल के इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन द स्पीड ऑफ पी इज 4 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन BC।
पी अभी भी आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से. यू शुड एज्यूम दैट पी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली व्हेन इट कोलाइड्स विद क्यू. जब ये जाके कोलाइड कर रहा हॉरिजॉन्टली ही था. शो दैट द स्पीड ऑफ क्यू इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन इज 10. अब एक बेटा मेरी बात को बहुत गौर से सुनना. देखो पी का मास हमारे पास क्या है, 0.5 है. इसने यहां से यहां आने में जितनी पोटेंशियल लूज करी होगी उतनी काइनेटिक गेन करी होगी. तो मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी. भाई कितनी इसने लूज करी है, एम जी एच. मास क्या है 0.5, जी क्या है 10, एच इसने कितना कम हुआ है 1.8. इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ. एम क्या है 0.5 वी स्क्वायर. 0.5 तो कट गया. तो बेटा वी क्या आ जाएगा 20 × 1.8, 36, 6 मीटर पर सेकेंड. जाके बेटा पी ने कितने से टक्कर मारी है, 6 मीटर पर सेकेंड से. सही है. अब देखो आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व होता है हमारा. तो हम लोग ये बात कह सकते हैं यार, एम पी यू पी प्लस एम क्यू यू क्यू इज इक्वल टू एम पी वी पी प्लस एम क्यू यू क्यू. बेटा मास ऑफ पी था 0.5, किससे जाके टक्कर खाई, 6 से. इसका मास तो 0.1, लेकिन इसकी ये इनिशियली रेस्ट पे था. पी आफ्टर द कोलिजन उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से. लेकिन क्यू कि अब मुझे वेलोसिटी चाहिए. सही है. तो बेटा 0.5 इंटू 6 हो जाता है 3. 0.5 इंटू 4 हो जाता है 2 इज इक्वल टू 0.1 वी क्यू. तो बेटा वी क्यू क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया. ये प्रूफ करना था आपने. ये देख लें बेटा, मैंने यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखा दिया. एंड देखो मार्क्स कितने दिए हैं, 4 दे दिए हैं. ठीक है. अच्छा इस पार्ट में इतना कोई मसला है नहीं. अगला पार्ट, व्हेन क्यू रीचेस सी. जब क्यू जाता है सी पे, इट कोलाइड्स विद आर ऑफ मास 0.4 kg. अब भाई क्यू तो जा रहा है 10 से. यहाँ पे एक और पार्टिकल है जिसका मास है आर. ये क्यू है, ये आर है. अच्छा क्यू कितनी स्पीड से गया होगा, 10 से ही गया होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है ना यार. तो वेलोसिटी तो इसकी कम ही नहीं हुई होगी. क्यू लेकिन आर लेकिन रेस्ट पे है. अभी क्या कह रहे हैं, विच इज एट रेस्ट एट सी. द टू पार्टिकल्स कुलेस. अभी दोनों कुलेस हो गए. सही है. द कंबाइंड पार्टिकल कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट एफ. You should assume that there is no instantaneous change in speed as the combined particles leave C, nor when it passes through C again as it returns down the plane. देखो अब कुछ कहानियां देखते हैं हम लोग. ये हमारा बेटा पॉइंट सी है. यहां पे क्या है, हमारा एक पार्टिकल आर है, और ये हमारा आया पार्टिकल क्यू. अच्छा क्यू का मास था 0.1 kg, आर का मास है 0.4 kg. यहां पे हमारा पॉइंट एफ है, और बेटा इसका यहाँ पे एंगल है थीटा. ठीक है. और इन्होंने कह दिया जो सी एफ का जो डिस्टेंस है ना, वो है 0.4 मीटर. सी एफ का डिस्टेंस है 0.4 मीटर. तो बेटा जो इसने हाइट गेन करी होगी इन दोनों ने कुलेस होके, वो कितनी करी होगी बेटा, 0.4 साइन थीटा करी होगी. चलो यार कोई मसला ही नहीं है. लेकिन अब जरा हम कुछ चीजें देखते हैं. ये टकरा के कुलेस हो गए, तो पहले तो मैं देखूंगा कि यार टकराने से पहले और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या है. तो मैं इसे क्या कह दूंगा, 0.1 इंटू 10 प्लस 0.4 इंटू 0. बाद में तो कुलेस हो गए तो दोनों के मासेस ऐड हो गए, लेकिन बेटा कोई ना कोई वेलोसिटी अटेन हो गई. तो बेटा ये हो गया 1 इज इक्वल टू 0.5 वी. तो बेटा अभी किस स्पीड से ऊपर गए, 2 मीटर पर सेकेंड से गए ऊपर. सही है. अरे यार 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गए. सही है. यहाँ पे यानी कि बिल की वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड. लेकिन यहाँ पे जाके रेस्ट पे आ गए. कितना डिस्टेंस है भाई, 0.4. तो मैं ये बात क्या कह सकता हूं
कि भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। भाई फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल क्या थी 2 थी। ए क्या मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ बेटा? तो गाइस ए क्या आ जाएगा बेटा? 4 डिवाइड बाई 0.8 5 होता है। तो बेटा इसकी डिसलेशन है -5। अच्छा मजे की बात ये कि यार ये स्मूथ प्लेन है ना सी एफ, और स्मूथ प्लेन पे बेटा अब द प्लेन एक्सलेशन क्या होती है? -g sin थीटा होती है। तो बेटा जी ए तो -5 है, सही है, गुड। -10 sin थीटा, माइनस माइनस कट गया, तो बेटा थीटा क्या आ गया? साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो बेटा थीटा क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। और बेटा आपको इसके भी कितने नंबर दे दिए इन्होंने उठा के? 4 नंबर और दे दिए, सही है। अच्छा मेरा इंटरेस्ट इस पार्ट में भी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इस पार्ट में है। ये है मजे का, सही है। 5 नंबर का पार्ट है लेकिन वर्किंग टाइट है इसमें, वर्किंग ज्यादा है लेकिन दिमाग आपको खोलना होगा। देखो अब कुछ चीजें जरा याद रखना, शुरू से बातें करते हैं हम। यहाँ पे था भाई पी, यहाँ पे था क्या? क्यू, यहाँ पे था क्या? आर, सही है। पी आया, टक्कर मारी इसने क्यू को, क्यू गया टक्कर मारी आर को, टक्कर खा के कुलेस हो गए, यहां तक आए। अच्छा ये जब क्यू जब यहाँ पे जा रहा था इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी भी पी पीछे आ रहा था, कितनी स्पीड से बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड से, आई गेस कहीं पे लिखा था, हाँ ये रहा, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो पी भी रुका नहीं है, याद रखना पी भी चलता रहेगा। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी एट विच पी कोलाइड्स विद द कंबाइंड पार्टिकल। अब यानी कि जो पी जो आ रहा था ना चलता हुआ, वो वापस से जो कंबाइंड पार्टिकल से टकराए, उसका गेम बताओ। अब मैं बच्चों से कहता हूँ कि यार ये तो थोड़ा सा मजे का गेम है, हमें पहले बैठ के ये टाइम निकालना होगा कि भाई देखो क्यू तो जा रहा था पहले 10 मीटर पर सेकेंड से, कितनी देर में यहाँ पहुंचा? 7 मीटर, सही यूनिफॉर्म स्पीड है ना। तो बेटा हम यहाँ पे क्या कह देंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको टाइम बेटा कितना लगा होगा? 7/10, 0.7 सेकेंड। तो जाके 0.7 सेकेंड में टकराया, फिर टकरा के ये ऊपर गए, सही है। अब बेटा इन्होंने टाइम फॉर क्यू एंड आर टू रीच एफ, वो अगर मुझे देखना है कितनी देर में पहुंचे, तो आप लोग कहेंगे कि भाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 2 थी, एक्सेलरेशन -10 sin 30 थी, नहीं -5। तो इसे बेटा एफ से सी जाने में भी, यहां से यहां जाने में अगर लगा 0.4 सेकेंड, यहां से आने में भी कितना लगेगा? 0.4 सेकेंड। तो याद रखना बेटा पहले क्यू यहां से यहां गया 0.7 सेकेंड में, फिर यहां से यहां गया 0.4 सेकेंड में, फिर यहां से यहां आया 0.4 सेकेंड में, सही है। अब ये वापस जाएगा। अच्छा जी, अब जब ये वापस जा रहा होगा, पी ने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा? पहले तो मैं ये देखूं, पी तो देखो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे ही है, और बेटा पी की स्पीड क्या थी हमारी? 4 थी, पी की स्पीड थी 4। इतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, भाई टाइम क्या है? 1.5, यानी कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? 6 मीटर। 6 मीटर ये ट्रैवल कर चुका था भाई पी, और ये यहाँ था, ये अब इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। अच्छा याद रखना बेटा, अगर फर्ज करो पी को मजीद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? एक्स, इसको कितना करना है? 1 - x। क्यों बेटा? पूरा ट्रैक 7 मीटर का है, पी ऑलरेडी 6 मीटर ट्रैवल कर चुका है, तो ये कितना डिस्टेंस बचा होगा? 1 मीटर का ना। तो बेटा अगर इसका मैंने डिस्टेंस ले लिया x, तो इसका मैं क्या लूंगा? 1 - x। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? स्पीड ऑफ पी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड 4 है, x अपॉन टी, तो टी क्या आ गया? x/4। बेटा क्यू की क्या स्पीड थी? 2 थी, 1 - x अपॉन टी, तो बेटा 2x, x आ गया आपके पास क्या?
2/3 मीटर। नेक्स्ट कितना आ गया? तो ये पहले 6 मीटर प्लस 2/3 मीटर, इनका यानी कि डिस्टेंस क्या होगा? 6 प्लस 2/3 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम बी, जब ये दोबारा से कोलाइड कर रहे होंगे। और बेटा इस चीज के इन्होंने देखो मार्क्स 5 दिए हैं। अच्छा, ये सवाल टेक्निकली मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट अ बिट लेंथी एंड यू नीड टू कनेक्ट ऑल द प्रीवियस पॉइंट्स, इसलिए इस सवाल में बच्चों को इश्यू होता है। गाइस यहाँ पे जाके हमारा वाला पेपर हो गया खत्म।